नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। राहुल गांधी के एक भाषण ने एलओपी के तौर पर जो उनका डेब्यू भाषण था पार्लियामेंट में उसने कोहराम मचाकर रख दिया है। पहले आपको पता ही है कि कैसे हिंदू हिंसक ये कहा राहुल गांधी ने, इसको लेकर पूरा प्रोपेगेंडा और भ्रम फैलाया गया। और अब इसके बाद अग्निवीर को लेकर सरकार और कांग्रेस, या मैं कहूं कि मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह से लेकर सरकार और अब आर्मी तक का क्लैरिफिकेशन आ गया है। आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर अजय सिंह, जो कि अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर थे, जिन्होंने जनवरी 2024 में जम्मू के राजौरी में लैंडमाइन ब्लास्ट में उनकी शहादत हुई थी, उनके परिवार से लुधियाना में मिलने के लिए राहुल गांधी गए थे। जब वो अपने पार्लियामेंट में एलओपी के तौर पर जब वो अपना डेब्यू भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे जो अग्निवीर योजना के तहत जो सैनिक हैं उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, उनके परिवार को कुछ नहीं दिया जाता है। फैसिलिटीज के नाम पर जो जनरल यानी कि जो सैनिक जो जो रेगुलर जिस तरीके से भर्ती किए जाते हैं और जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाते हैं, उन दोनों के बीच के डिस्क्रिमिनेशन के धागे खोलकर रख दिए थे पार्लियामेंट के अंदर। हालत ये हो गई कि राजनाथ सिंह एक नहीं दो बार पार्लियामेंट में उठे और कहा कि एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जो होते हैं उनको दी जाती है। इसके बाद राहुल गांधी ने वहां पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि ये ना आपकी और मेरी बात है, बल्कि ये अग्निवीरों को इंसाफ की बात है। उसके बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि कैसे जब वो शहीद अजय सिंह के परिवार से जब वो मिले थे तो उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा था। वो टेस्टिमनी बाकायदा तौर पर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की है और उसमें साफ तौर पर जो शहीद अजय सिंह हैं उनके जो माता पिता हैं, वो साफ तौर पर, खासतौर पर जो उनके पिता हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि उनको वो 1 करोड़ की राशि नहीं मिली है। वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो पूरी वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बात यही नहीं सिमट रही है। बात दरअसल अब पूरे तरीके से ये घमासान मच गया है और राहुल गांधी और सरकार आमने सामने है। राहुल गांधी को और कांग्रेस को हिंदू विरोधी और सेना विरोधी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और पूरे तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब इसमें सेना की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है। सेना ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके ये कहा है कि अभी तक 98 लाख रुपए अजय सिंह के परिवार को दे दिए गए हैं और अभी 65 लाख रुपए और दिए जाने हैं, यानी 67 लाख रुपए और दिए जाने हैं, यानी कि पूरी रकम 1 करोड़ 65 लाख रुपए हो जाएगी। अब कांग्रेस की तरफ से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना की पूरी कलई खोलकर उन्होंने रख दी है और ये बताया है कि कैसे उनके पास एक नहीं कई परिवारों की एप्लीकेशन आई हुई है और जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सरकार जो ये दावा करती है कि 1 करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं उनको वो 1 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। और यहां तक कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मसले पर श्वेत पत्र लेकर आए बीजेपी, सरकार लेकर आए और हर उस मसले पर जिसको लेकर एक संशय है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सब पर वो अपनी बातों को रखे। ये भी कहा गया कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर वाकई में अग्निपथ योजना इतनी बेहतरीन योजना थी तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर वोट मांगे। बल्कि एक नहीं कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जहां पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस योजना के तहत। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि कैसे जो जनरल आर्मी की बात अगर करें उसके तहत जो भर्तियां होती हैं और जो अग्निपथ योजना के तहत जो भर्तियां होती है उसमें कैसे जमीन आसमान का फर्क है, कैसे आधी अधूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सवाल ये भी पूछा गया कि अगर कई
अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों ने अगर सुसाइड की है तो आखिर क्यों सुसाइड की है, इसके बारे में भी श्वेत पत्र सरकार लेकर आए। ये भी कहा गया कि जो 1 करोड़ की बात की जा रही है, दरअसल वो 1 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से नहीं बल्कि इंश्योरेंस के तहत मिली है, जिसमें ये बताया गया कि एसबीआई के तहत 48 लाख रुपए इंश्योरेंस के तहत मिले हैं और दूसरा बताया गया कि आर्मी जनरल जो इंश्योरेंस होता है उसके तहत 50 लाख रुपए मिले हैं। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 98 लाख रुपए, 98 लाख रुपीस यहाँ पर होते हैं। जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बाकायदा तौर पर संसद में ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे, बल्कि ये कहा गया कि उनके भाषण का वो हिस्सा हटा दिया जाए। मैं ये कहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा और तब से ही सरकार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। कांग्रेस को, राहुल गांधी को हिंदू विरोधी, सेना विरोधी पूरे तरीके से बताने की ये कवायद जो है, प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और इसके तहत बात यहीं पर नहीं थमी है। मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी के घर के बाहर की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है। उनके पार्लियामेंट में भाषण के बाद स्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को सेंटर में रखकर लगातार चलाया जा रहा है, उनके उस भाषण से 90 मिनट से ज्यादा के भाषण से इतनी तिलमिला गई है बीजेपी कि तब से लेकर अब तक आप देखिए उनकी पूरी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने तथ्य पेश किए उसका जवाब तो है नहीं। तो इसीलिए कभी बाल बुद्धि, कभी हिंदू विरोधी, कभी सेना विरोधी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि खुफिया इनपुट के बाद राहुल गांधी के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की कई टीमें तैनात वहां पर कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि दक्षिणपंथी कुछ ग्रुप हैं जिनसे कुछ खतरा है, क्योंकि आपने देखा गुजरात में जो हुआ, कांग्रेस के ऑफिस पे किस तरह से वहां पर पत्थरबाजी की गई, कैसे वहां पर हमला किया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। और सेम यहाँ राहुल गांधी के घर के बाहर भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच राहुल गांधी जीटीपी पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की। अब वो हाथरस पहुंच गए हैं, जो वहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, अब वहां पर मिल रहे हैं। वहां दूसरी तरफ आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री तो इवेंट जीवी है और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप जीती है आज टीम इंडिया जो जीती है, वहां उन खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की है। तो आपको प्राथमिकताएं भी देखनी है, प्रायोरिटीज आप देखिए कि हाथरस के में जो लोग वहां पर जो सान्हा हुआ वहां पर जाने का वक्त नहीं, या उनके परिवारों से मिलने का या उनके बारे में बात करने का वक्त नहीं, बल्कि जीत जो कि टीम इंडिया की जीत है उसमें कैसे वो अपने लिए एक इवेंट पैदा कर सके, वो सब नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि वो एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहे हैं और लगातार जो सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है, हमेशा जो उनका मीडिया मंडली जो पूछती है उनसे कि आप थकते क्यों नहीं, वाकई में वो सवाल राहुल गांधी से जरूर पूछा जाना चाहिए। जब से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पूरा लोकसभा का इलेक्शन और उसके बीच में लगातार जो उनका संवाद है एक आम आदमी से उनकी तरह बन के वो लगातार जारी है। और जाहिर सी बात, अभी एक सवाल पूछना राहुल गांधी से लाजमी है कि आप आखिर थकते क्यों नहीं हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर जो पूरी बहस छिड़ गई है, जिस तरह का एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है और जिसकी पोल खोलने की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि उसने पूरी तरीके से खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है और पोल खोली है और वो चाहती है कि इस पर श्वेत पत्र लेकर आए सरकार। और मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगी जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया था, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनको आप स्क्रीन पर ले आइए। मेरे साथ राकेश कपूर जी हैं, राकेश पाठक जी हैं, जाना माना चेहरा है, सीनियर जर्नलिस्ट है, अक्सर आप अपने हमारे चैनल पर तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनको देखते रहे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी और राकेश जी, आप दोनों का। और शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगी। अब से कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा है कि राजनाथ सिंह और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो दरअसल झूठ है और ये डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है, जो जनरल, जो आर्मी के जवान जो एक भर्ती होती है और जो अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होती है, उन दोनों का फर्क उन्होंने समझाया। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, आखिर ये कंट्रोवर्सी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? सरकार का कहना है 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, सेना का कहना है
कि हमने पहले 98 लाख रुपए दे दिए हैं और अब 67,000 रुपए और दिए जाएंगे, 1,65 करोड़ रुपए हो जाएंगे। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अब से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई लोगों की टेस्टिमनी, कई शहीदों के परिवारों की टेस्टिमनी आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। यहां तक कि ये कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने जो आर्मी में जो शहीद होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन अग्निपथ योजना के तहत जो शहीद हुए उनको सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए हैं। आप मुझे बताइए आखिर हो क्या रहा है? आपको हिंदू विरोधी और सेना विरोधी भी बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बुशरा, और आपको और राकेश भाई को नमस्कार है। 3-4 चीज़ें तो बड़ी साफ हो जाती हैं कि आपके बोलने के बाद, आपके प्रारंभिक उद्बोधन के बाद बहुत सी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप एक इस तरीके से बात करते हैं जो दूध का दूध पानी का पानी कर देते, नीर शीर को अलग अलग कर लेते हैं आप लोग। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं तो 2 बातें कहता हूँ। पहली चीज़, मुझे दुख है इस बात का कि सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है, और सेना को राजनीति में घसीट रही है भारतीय जनता पार्टी। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरे शहर का सांसद, जिसका नाम राजनाथ सिंह जी है, वो अच्छे इंसान होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन वो गलत जगह पे ऐसे फंस गए हैं कि उन्हें भी झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप देखिए ना, एसबीआई का इंश्योरेंस, आर्मी वेलफेयर का इंश्योरेंस, इन दोनों के इंश्योरेंस में सेना की जवान के पैसे का एक अंश दिया जाता है। जैसे जब किसान को आप कहते हैं कि साहब किसान की फसल, जब किसान का इंश्योरेंस होता है ना, उसकी फसल बीमा योजना जो होती है, उसमें आप पर लाख 2 रुपए या 3 रुपए या जो भी परसेंटेज देते हैं वो किसान देता है। उसके बाद अगर उसकी फसल खराब होती है तो वो इंश्योरेंस का पैसा देते, सरकार ने तो दिया नहीं। तो मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है, 2 जगह से इंश्योरेंस अगर अग्निवीर का हो रहा है, एक आर्मी के वेलफेयर से हो रहा है जिसमें उसका अंशदान है, और दूसरा जो है एसबीआई में एक अंश दिया जाता है उससे अगर 98 लाख रुपए मिले हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के नाना के घर से आए वो पैसे, या भारतीय जनता पार्टी के उस अकाउंट से पैसे आए जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के 20,000 करोड़ रुपए ले रखे हैं, जिससे उन्होंने पूरे देश के अपने जिले वाइज अपने क्या नाम से वो खोले हैं, ऑफिसेस खोले। जो पैसा उस सैनिक का, उस अग्निवीर के अंशदान की वजह से इंश्योरेंस हुआ है, मैं अगर कल की डेट में मर जाऊं, मेरे परिवार वालों ने अगर मेरा कोई इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो मिलेगा ना। उसमें कोई अगर ये कह दे, नरेंद्र मोदी आकर के कह दे कि साहब ये पैसा तो सरकार ने दिया है, चूंकि इंश्योरेंस कंपनी सरकार ने लाइसेंस दिया है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। हम बात करते हैं कि क्या आप ये इंश्योरेंस का पैसा जनरल सैनिकों को नहीं मिलता है क्या? जो पुराने सैनिक हैं उनको मिलता है ना। उसके साथ साथ सरकार से जो मुआवजा मिलता है शहीद को, पहली चीज, अग्निवीर शहीद नहीं है क्योंकि वो सैनिक ही नहीं मानते ये लोग। जो मुआवजा सरकार से शहीद को मिलता है, शायद 1 करोड़ रुपए मिलता है वो, और राज्य सरकारें कोई 50 लाख देती है, कोई 1 करोड़ देती है, कोई 2 करोड़ देती है, सैनिक को देती है। तो वो पैसा पंजाब की सरकार ने तो दिया उनको पैसा, लेकिन जो शहीद को पैसा मिलना चाहिए आर्मी की तरफ से, एक सैनिक शहीद को, वो पैसा नहीं दिया गया। आप इंश्योरेंस का पैसा देने के बाद कह रहे हैं कि आपने ये पैसा दे दिया। ये कितनी बड़ी झूठी बात सेना से दबाव देकर के कहलवाई जा रही है। मेरा प्रश्न यहां पर सेना से है कि हम राजनीतिक लोगों के बीच में पड़ क्यों रहे हैं? आप स्पष्ट कहिए कि उसको 98 लाख रुपए दिए गए, एसबीआई के ये इंश्योरेंस था और आर्मी का ये इंश्योरेंस था, इन दोनों इंश्योरेंस के पैसे दिए गए हैं। उसके बाद हमको 1 करोड़ नहीं देना, हमको 50 लाख रुपए देने हैं, उसको 4 साल की तनख्वाह जो उसकी आती है वो हम दे देंगे जाकर के। आप मान लेते, हम अपनी बात करेंगे कि भाई बाकी पैसा एक सैनिक शहीद का देना चाहिए। लेकिन सेना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो अटल जी ने भी कहा था, इन्हीं के नेता थे, कि चिंगारी का खेल बुरा होता है।
ये चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हथियारबंद लोग, और चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, इसको बिल्कुल अराजनीतिक रहने दीजिए। मैं चेतावनी दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि भारतीय जनता पार्टी वालों, आप भी राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा हो। आप राजनीति में मत घसीटो सेना को, आप नुकसान उठाओगे। इस चीज को समझें, इतने ही कहने को ज्यादा समझें, कहे छोटे कहे को बड़ा समझें। आज की डेट में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेना को अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा बना करके लोगों की शहादत का जो खेल खेल रही है, ये उल्टा पड़ना है। भारतीय देश को तो उल्टा पड़ेगा ही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी भी इससे बच नहीं सकती है। मैं पुनः चेतावनी दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। तो यहां पर एक चीज तो हो गई है। दूसरी बात आप आ जाइए कि साहब राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा। अरे भाई, राहुल गांधी ने तो शहीद अजय सिंह के पिता की बात कही, उन्होंने तो वीडियो भी जारी कर दिया जो शहीद अजय सिंह के पिता कह रहे। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने तो वही कहा जो शहीद अजय सिंह के पिता कह रहे हैं, जो अग्निवीर की आपकी लिखित नियमावली कह रही है। राहुल गांधी को आप क्यों घसीट रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप हिंदू विरोधी किसको साबित कर रहे हैं? जो शिव भक्त है। अगर भगवान शिव का भक्त होना हिंदू विरोधी है तो मैं भी हिंदू विरोधी हूं। भगवान शिव का अगर भोलेनाथ का भक्त होना हिंदू विरोधी है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से स्पष्ट कह रहा हूं, किसी भी नियमावली के तहत आप मुझे भी घोषित कर दीजिए अगर भोलेनाथ का भक्त होना हिंदू विरोधी है। क्या किया उन्होंने भाई हिंदू विरोध में? हिंदू की सबसे बढ़िया परिभाषा अभी क्या नाम, जगत गुरु हमारे शंकराचार्य जी जो है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने परसों दी, वो मैंने अपने ट्वीट पर भी डाली थी कि हिंदू दो शब्दों से बना है, छोटे ही क्या ना, हा पे छोटे ही की मात्रा ही और दू। हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू, हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू है। बहुत स्पष्ट उन्होंने बड़ी छोटी सी व्याख्या कर दी, इतनी बढ़िया अद्भुत व्याख्या है कि मैं क्या बताऊं आपसे। तो भाई जो लोग हिंसक हैं वो तो हिंदू नहीं हो सकते, ये स्पष्ट है, बहुत साफ साफ बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और जिन जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान करके आपने 22 जून को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का कुकृत्य किया था और जिसका जो श्राप था वो स्पष्ट रूप से लगा और आप अयोध्या हार गए जी, साफ है एकदम बात। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हिंसा करे वो हिंदू नहीं है। और दूसरी बात, हिंसा करने वाले भाजपा के लोग, संघ के लोग, मोदी जी के कल्ट के लोग, मोदी जी के 2 रुपए के ट्रॉलर गैंग, चाहे वो मानसिक हिंसा करे, शारीरिक हिंसा करे या वो क्या नाम शब्दों से हिंसा करे, ये सारे के सारे ये जो शब्दों के आतंकवादी लोग हैं, ये सारे के सारे हिंदू हो ही नहीं सकते। ये क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी जी ने तो बिल्कुल सही कहा, जो आदमी सत्य का साथ दे वो हिंदू, जो सनातन का साथ दे वो हिंदू, जो किसी भी गरीब का साथ दे वो हिंदू। इसमें क्या बुरी बात कही राहुल गांधी जी ने? तो आप किसी भी तरीके से पोर्ट्रे कर लीजिए, आपका ये 2 दिन की ट्रोलिंग नहीं चलने वाली। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है 1 दिन 2 दिन चला सकता है इसको, लेकिन आम जन ने तो, अयोध्या ने वैसे भी बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है, भगवान श्री राम के साथ सामने आपकी हैसियत क्या है और भगवान श्री राम के बंदों के सामने आपकी हैसियत क्या है। तो ये हिंदू विरोधी तो ये लोग नहीं पोर्ट्रे कर पाएंगे, हिंदू विरोधी तो भाजपा खुद है। जी ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं आपके सामने मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरे पास कई सवाल हैं आपके लिए सुरेंद्र जी। आपने हालांकि अपने इंट्रो में बहुत सारी चीजों को आपने कह दिया, लेकिन राकेश पाठक जी, क्या सेना को राजनीति में खींचा जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो पार्लियामेंट में बोला और जो उसके बाद क्लैरिफिकेशंस आए, क्या वो गलत बयानी है? क्या वो पार्लियामेंट में गलत बयानी कर रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है? और अब जो सेना का क्लैरिफिकेशन आया है, आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है और उसके बाद कांग्रेस का इसमें पर्दाफाश और कांग्रेस के जरिए कही गई बातें, राहुल गांधी के शहीद अजय सिंह जो हैं, मैं शहीद बोल रही हूँ लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, सम्मान में शहीद अजय सिंह कहना जरूरी है क्योंकि शहीद तो वो देश के लिए ही हुए हैं। तो शहीद अजय सिंह के जो परिवार से वो मिले हैं, वो टेस्टिमनी उन्होंने सामने रखी है, कुछ अपने पास से तो बोला नहीं है। जी बुशरा साहिबा, सुरेंद्र भाई ने बहुत विस्तार से सारे बिंदु रखे हैं।
थोड़ा सा जी। और उसकी मीमांसा करते हैं। नंबर एक, सेना का जितना राजनीतिकरण, जितना राजनीतिक इस्तेमाल नरेंद्र मोदी और इस बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, जो एयर स्ट्राइक के नाम पर बाद में उसे भगाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स में शहीदों की तस्वीरें लगी, सेना की तस्वीरें लगी, उस जैसा सेना का राजनीतिक उपयोग करने का दूसरा उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। खुद प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के पिछले चुनाव में पहली बार के वोटर्स से कहा था कि आपका पहला वोट गलवान घाटी के शहीदों के नाम पर नहीं हो सकता क्या? बिहार में उन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगे। क्षमा कीजिए, शायद उन्होंने बालाकोट के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। लेकिन देश में इससे पहले सेना के ऐसे बेजा इस्तेमाल के दूसरे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। यहां तक कि अभी पिछले कई चुनावों में सेना के अफसरों के जरिए ऐसे बयान दिलवाए गए जो राजनीतिक बयानों की श्रेणी में आते हैं। सैन्य अधिकारियों से इस तरह के बयान दिलवाए गए कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत सरकार की जरूरत है। एक वायुसेना अध्यक्ष तो रिटायरमेंट के बाद अगले ही दिन या 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और उन्होंने ऐसा बयान दिया कि हमारे देश की वायुसेना ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा बयान कभी किसी सैन्य अधिकारी ने नहीं दिया। तो सेना के राजनीतिकरण और राजनीति के सैन्यकरण का ये गठजोड़ दिखाई देता है, जो इस वक्त अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भर्ती होते हैं अग्निवीर, उनके रूप में सामने आ रहा है। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए बुशरा जी, जनरल नरवणे ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हम तीनों सेनाओं के मुखिया चकित रह गए थे जब ये अग्निवीर की योजना इस तरह से आई। यानी सेना को अंधेरे में रखकर राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के भविष्य के जवानों का भविष्य तय कर दिया। उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए वो सेना में रहेगा, उसमें से भी 25% आगे कंटिन्यू करेंगे, 75% घर बैठ जाएंगे, पेंशन नहीं मिलेगी उन्हें। आज जो सुप्रीम सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल सेना कर रही है, सर्वोच्च बलिदान करने वाला व्यक्ति तो शहीद कहलाता है, लेकिन अग्निवीर जो शहीद होगा वो शहीद नहीं कहलाएगा। यानी अपनी ड्यूटी करते समय वो आदमी अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहा है युवा इस देश का, लेकिन देश उसे शहीद की श्रेणी में रखने के लिए तैयार नहीं। अब आते हैं राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बयानों पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी तो शहीद अजय कुमार सिंह के परिवार वालों से मिलने के बाद 29 मई को मिले थे पंजाब में, वे चुनाव अभियान के समय उसका वीडियो जारी किया। उसी बातचीत के आधार पर राहुल गांधी सदन में कह रहे थे कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने इंटरवीन किया, खड़े होकर कह दिया 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वो ब्रेकअप सेना ने जो बताया और जो सुरेंद्र भाई ने बताया बड़ा स्पष्ट है। वो जो पैसा है वो भी 1 करोड़ नहीं हो रहा, वैसे तो वो भी 98 लाख हो रहा है कुल मिलाकर। चलिए 1-2 लाख के फर्क को हम मुहावरे में 1 करोड़ मान लेते हैं, पर वो भी तो बीमित राशि है, बीमा का धन है। सरकार और भारत की सेना द्वारा दिया गया मुआवजा नहीं है, पेंशन उसे मिलने वाली नहीं है, अब तक तो उसका प्रावधान भी नहीं है। यही राजनाथ सिंह इसी लोकसभा चुनाव में एक आम सभा में वादा कर रहे थे कि सरकार अग्निवीर योजना की समीक्षा करने को तैयार है, उसमें जिन सुधारों की जरूरत है उन्हें बढ़ाया जा सकता है, कुछ प्रावधान दुरुस्त किए जा सकते हैं, और सदन में गलत बयानी कर रहे थे। ठीक है, राहुल गांधी के वीडियो जारी करने के बाद उस शहीद के पिता ने कहा है कि हमें पैसा मिला है कुछ, लेकिन वो ब्रेकअप तो सेना ने जो जारी किया वो तो गलत है ना, वो मुआवजे की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा एक खतरा सुरेंद्र भाई, मैं दूसरा इसका सामाजिक खतरा देख रहा हूं, वो मैं जरूर डीवी लाइव के जरिए अंकित करना चाहता हूं। ये जो 4 साल के बाद, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सेना में भर्ती होंगे और 75% लोग घर वापस आ जाएंगे। कितनी उम्र होगी उनकी? कुल 21 साल, 17.5 साल से 21 साल की पात्रता है उसकी भर्ती की।
मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल में भर्ती हुआ, कोई 19 में हुआ, तो 19 वर्ष की आयु में जो भर्ती होगा वो 23 वर्ष की आयु में भरी जवानी में वापस आ जाएगा। उसके पास हथियारों के संचालन की आधी अधूरी या जैसी भी ट्रेनिंग का तजुर्बा होगा। मैं जिस खतरे को रेखांकित करना चाहता हूं वो है सिविल मिलिशिया बनने का। एक विचारधारा विशेष, एक राजनीतिक दल विशेष के प्रति आस्था रखने वाले ऐसे युवा जिनके पास हथियारों की ट्रेनिंग होगी थोड़ी बहुत, या मैं तो कह रहा हूं पूरे पारंगत होंगे भी, तो और ज्यादा खतरा है। वे कल के किसी अराजक समय में, देश के किसी कमजोर समय में मिलिशिया के रूप में, जन सेना के रूप में उभर नहीं आएंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। दुनिया के इतिहास में तमाम देशों में ऐसा हुआ है कि जो सेना का प्रशिक्षण लिए हुए लोग या भूतपूर्व सैनिक हैं, वे असंतोष के दिनों में मिलिशिया के रूप में लामबंद हुए हैं और उन्होंने तख्ता पलट तक किए हैं, अराजक तत्वों, विद्रोही तत्वों का साथ दिया है। इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती हुआ युवक 21.5 साल की उम्र में घर वापस आ जाएगा, तो उसे अगला रोजगार कौन देगा? उसे कहां रोजगार मिलेगा? उसकी वैवाहिक स्थिति क्या होगी? उसकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी? उसकी मनोदशा क्या होगी जो 4 साल वर्दी में घूमता था और एक दिन उसकी वर्दी खूंटी पर टंग जाएगी भरी जवानी में? उसके पास भारत की औसत आयु के अगले 60 वर्ष और हैं जीने को। वो किस रोजगार के सहारे जिएगा? गांव में लोग मखौल उड़ाएंगे, 4 साल के फौजी हैं ये सामाजिक, इसके दुष्परिणाम जो हैं इसके बारे में सरकार ने आकलन नहीं किया है। आज भी मेरा मानना है, दोनों राजनीतिक दलों की ओर मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है कि हमारी सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। कांग्रेस और राहुल गांधी पूरे चुनाव में जिस अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे थे, बीजेपी को और सरकार को साथ बैठकर उनकी शिकायतें तो कम से कम सुनना चाहिए। सदन में एक दिन की चर्चा नहीं हो सकी, सदन स्थगित हो गया। अब 22-23 जुलाई जब भी उसकी तारीख तय होने वाली है, विपक्ष फिर उसकी बात करेगा। क्या ही बेहतर हो कि सरकार और विपक्ष मिलकर देश के इतने संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करें, राय मशविरा करें, तबादला ख्याल करें। जो निष्कर्ष निकल के आए उस मंथन से, उस अमृत को सामने लेकर देश के रख दें कि इसमें ये गुण दोष थे, ये कमियां थी उस योजना में, हमने पूरी कर दी है, पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे। ये मांग विपक्ष की गलत कहां है? जो पार्टी सेना के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है, जो सत्ता में बैठी है, प्रधानमंत्री दिवाली मनाने जाते हैं सेना के बीच में, सैनिकों के बीच में, फौजी वर्दी पहनकर टैंक पर चलते हैं, तो क्या वे इन अग्निवीरों के दर्द को सुनने के लिए सदन में एक दिन निर्धारित नहीं कर सकते? और जो बात गलत हो, सुरेंद्र राजपूत साहब की जो मांग गलत हो मत मानिए, पर जो सही बातें हैं, जो सही मांगे हैं, उन्हें मानने में सरकार को क्या दिक्कत है? जी बुशरा जी। बिल्कुल सही सी बात है और ये तमाम वाजिब ये सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, लग तो नहीं रहा सरकार आपको सुन रही है, और अगर ऐसा होता, जो पार्लियामेंट में हमने नजारा देखा वो नजारा देखने के लिए नहीं मिलता। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब आपकी तरफ से हंगामा था, विपक्ष हंगामा कर रहा था, जिसको ये कहा गया कि देखिए ये किस तरह का इन लोगों का रवैया है, राहुल गांधी उकसा रहे थे सबको, ये एक तरह से मीडिया में ये बताया गया। राज्यसभा में भी हमने देखा कि आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। पूरे लोकसभा के इलेक्शन के कैंपेन के दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, और एक बार फिर से इसी बात को उन्होंने संसद में भी कहा है। अगर आपकी बातों को सुना नहीं जाता है, अगर सरकार इस पर श्वेत पत्र नहीं लेकर आती है, अगर उसका इसी तरह का अड़ियल रवैया रहता है, अगर वो आपको सेना विरोधी, झूठ बोलने वाला, बाल बुद्धि, हिंदू विरोधी और किस तरह से आप एक तरह के देश के खिलाफ माहौल खड़ा कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, यही सब अगर कहते रहेंगे तो फिर आपका स्टैंड क्या, आप क्या करने जा रहे हैं आगे? जिसे बाल बुद्धि कहा गया, तो बाल बुद्धि तो विकसित होकर के वयस्क बुद्धि हो जाती है, और बाल बुद्धि तो हमेशा कुछ न कुछ सीखने को तैयार रहती है, समझने को तैयार रहती है।
लेकिन जो बूढ़ी बुद्धि होती है ना, ये बूढ़ी बुद्धि वर्सेस बाकी सब लोगों का खेल है। हम तो कहते हैं आप राहुल जी के ऊपर और 50 अटैक करिए, कोई इश्यू नहीं है, हम उस अटैक को संभाल लेंगे, राहुल जी संभाल लेंगे, जवान है राहुल जी, आप वृद्ध आदमी, आप जाती हुई बाहर हैं, राहुल जी आती हुई बाहर हैं, संभाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल जी के विरोध के नाम पर, कांग्रेस के विरोध के नाम पर आप कम से कम देश का विरोध तो मत कीजिए। आज की डेट में देश की शासन, देश की सत्ता आपके हाथ में है, राहुल जी के हाथ में तो है नहीं। आज आपको ये तय करना है कि आप राहुल जी का विरोध जो करिए, आप जवाहरलाल नेहरू जी को नीचे उतार लाइए, आप इंदिरा जी के लिए आप तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल कीजिए, राजीव जी के लिए, क्या नाम, सोनिया जी के लिए, आप कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सब का विरोध करते करते देशवासियों का विरोध तो मत कीजिए। आपकी एक अल्पमत की सरकार है, उस अल्पमत की सरकार को बैसाखियों का सहारा मिला हुआ है, आपके पास संवैधानिक पद है, कद है, गरिमा है, उससे आप जो काम है देश के लिए, देशवासियों के लिए, वो करिए। कम से कम राहुल जी के नाम पर देशवासियों के विरोध में तो देशवासियों के दुश्मन तो मत बन जाइए। अग्निवीर के नाम पर आप किसके दुश्मन बन रहे हैं? हमारे नौनिहालों के दुश्मन बन रहे हैं। नीट के नाम पर आप किसके दुश्मन? अगर रीनीट नहीं करा रहे हैं आप, और आप सारे शैक्षणिक संस्थानों पर राकेश भाई जैसे लोगों को ना बैठा करके आप किसको बैठा रहे? आपके सामने है वो कौन, जोशी जी हैं, प्रदीप जोशी नाम है राकेश भाई, उनका कुछ और है ना? आप उनको मध्य प्रदेश को भी कृतार्थ कर गए हैं वे, लोक सेवा व्यापम उसी के समय शुरू हुआ। गलत कहता हूं, आप जहां पे भी गलत हूं आप सही कर देना। आप उनको, अयोग्य लोगों को आप बैठा रहे हो। आप अगर हम ये कह रहे हैं कि अयोग्य लोगों को बैठा करके, हटा करके, संघ शास्त्रियों को हटा करके राकेश भाई जैसे योग्य शास्त्रियों को बैठा दो, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? देश का ही भला होगा ना। और जब देश का भला होगा तो भाजपाई समर्थकों का भी तो भला होगा। भाजपाई समर्थक भी कहीं पाकिस्तान में तो रहते नहीं, बांग्लादेश में तो रहते नहीं, अफगानिस्तान में जहां आपने $200 मिलियन तालिबानियों को दिए हैं, वहां कोई, क्या नाम, भाजपाई समर्थक तो रहते नहीं। हो सकता है ट्रेनिंग व्रेनिंग लेने गए, वो बात अलग है, लेकिन समर्थक कोई रहते तो है नहीं। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी का विरोध करो, कांग्रेस का विरोध करो, दिन रात हमें कोसो, गाली दो, हो करो, कुछ भी करो, लेकिन देश का विरोध मत करो। हमारी करबद्ध प्रार्थना है नरेंद्र मोदी जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि भाई साहब, राहुल गांधी का विरोध करते करते आप देश के विरोध में आ गए हैं। अब आप झूठ, छल, कपट, प्रपंच, निर्लज्जता, पिछले 15 दिनों में 11 पुल बिहार में गिर गए आपके सामने। वो आया सम्राट चौधरी, एक इनका उप मुख्यमंत्री है बिहार का, वो भी बेचारा सरयू नदी में अपनी पगड़ी उतारने, लज्जा की पगड़ी जो थी ना, जो उसने नीतीश कुमार के लिए पहनी थी कि जब नीतीश कुमार हटेंगे तब, तो अब सर खुजा रहा है चूंकि नीतीश कुमार प्रधान मुख्यमंत्री हो गया उसका। तो अब वो पगड़ी उतारने भी अयोध्या आया, यूपी की नदी में आया, क्योंकि वो बिहार की नदी में पगड़ी उतारते तो पता चला ऊपर से पुल गिर जाए, आपके सामने पुल गिर जाता, मामला गड़बड़ हो जाता। तो वो बेचारा, आप समझो कि इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे भ्रष्टाचार से लेके, कदाचार से लेके, नीट से लेके, सेना से लेके, सेना की भर्ती से लेकर के, अग्निवीर से लेकर के, झूठ से लेकर के, सारी चीजों में देश का विरोध करने में उतर आई। भ्रष्टाचार के पुल जो गिर रहे हैं, भाई देश का पैसा है ना, कहां गया वो? इसी पैसे से कहीं वो तो नहीं बना है इनका जो दिल्ली वाला कार्यालय। तो मेरा ये कहना है कि मैं बहुत विषयांतर न करूं कि जिन बातों को लेकर के आप हमसे नाराज हो, भाई हमें आप जेल में भेज दो, हमारी आप कुछ कर दो, हाउस अरेस्ट कर दो, कुछ कर दो, लेकिन कम से कम भगवान के लिए आप जो है, एक तो हमारे भगवान शिव को कुछ मत कहो, वो आपके भी है, ठीक है ना। आप हमें यह भी बता दो कि आपका भाजपा का कोई एक नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके अब तक का कोई एक बड़ा नेता पैदल कैलाश पर्वत गया हो, राहुल गांधी जी के अलावा आप बता दो कोई आदमी गया हो। तो भगवान शिव का विरोध मत करो, देशवासियों का विरोध मत करो, शिव के बच्चों का विरोध मत करो, भगवान राम के बच्चों का विरोध, रामांश का विरोध मत करो। क्या सुरेंद्र जी, लड़ाई कौन बड़ा हिंदू है इस पर आके टिक गई है क्या आपकी? नहीं ना, देखिए एक बात बता दूं, देश में सबसे बड़ा संविधान है, एक चीज तो बहुत साफ,
हम तो बहुत हमने तो उनको उनके क्वाइन से जवाब दिया है। हमने तो बहुत साफ कहा है, हम आपके चैनल में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्होंने एक अदम्य दंभ से कहा था, अहंकार से कहा था कि हम राम को लाए हैं, एक बाल रूप के राम को एक बहुत बड़ा सा वो नरेंद्र मोदी का कल्ट बना करके वो मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने भगवान श्री राम का वही बड़ा रूप उठा दिया और वे नरेंद्र मोदी को छोटा सा बना दिया और अयोध्या से बाहर फेंकवा दिया। आज की डेट में अयोध्या के राजा अवधेश अब है, तो असलियत में तो ये राकेश भाई जानते हैं अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन है। बड़ा लोग परेशान हो रहे थे कि अयोध्या के राजा राम है, भाई वो तो भगवान है। अयोध्या के राजा तो विमलेंद्र मोहन मिश्रा जी हैं, उनका बेटा यतीन्द्र मिश्रा राजकुमार है वहां का। आप इस चीज को समझो। तो हम यहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। देश का धर्म हमारा संविधान है और संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी चीज, संविधान का सबसे बड़ा रक्षक भी भगवान शिव ही है, क्योंकि वो राम का भी है रावण का भी है, बराबर रूप से माना जाता है। इसमें एक चीज को देखिए, वो सार्वदेशिक है। भगवान शिव एक प्रतीक है सत्य के, अहिंसा के, गरीबों के क्या नाम उत्थान के। वो कहते हैं ना कि राण साण सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे थे सेवे काशी, उसके साथ वो अपना शिव की बारात का था कि शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हासही में दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो मैं ये कह रहा हूं कि शिव आज की डेट में ट्रूली हिंदुस्तान के प्रतीक है, वो धर्म के प्रतीक नहीं है। वो ऐसे संविधान के प्रतीक है जिसमें गरीब की रक्षा की जाती है। तो जब आप ऐसे प्रतीकों की बात करते हैं, वहां हिंदू और मुसलमान का अंश, हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है कि हम हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे भाई। तो ये लोग इनके सबके दुश्मन बनते जा रहे हैं। कांग्रेस की अच्छी चीजों को अपनाने की जगह ये उनके सबके दुश्मन। हम कहते हैं अगर जातीय जनगणना कराओ, हम कहते हैं नीट को आप रीनीट कराओ, हम कहते हैं अग्निवीर जैसी समस्या को खत्म कराओ, हम कहते हैं बिहार के पुलों को बचाओ। आप 15 दिन में 11 पुल क्या गिर गए, क्या गलत कह रहे हैं। इनकी जगह पे ये कहते हैं ये तो हिंदू विरोधी हैं। अरे भाई, बिहार के पुल पे आप एक काम करो ना, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि बिहार के पुल पे चल करके वहां जरा पार्टी कर लो, एक बार 10-20 बार उठाओ। कांग्रेस के जमाने के बने पुल, इंदिरा सेतु पर, गांधी सेतु पर तो आप फर्राटे से गाड़ियां घुमाते हो, लेकिन जो भाजपा के टाइम पे पुल बना है उस पर नहीं आप चढ़ पाते। तो ये सारी चीजें आप बचाओ, आप हमारा विरोध करो, लेकिन देश का विरोध मत करो। राहुल गांधी का विरोध करो, लेकिन देश के बच्चों का विरोध मत करो। अग्निवीर जैसी समस्या मत दो बुशरा जी। मेरा सिर्फ राजनाथ सिंह जी से भी इतना कहना है कि आप सेंसिटिव आदमी हो, आप कम से कम इंश्योरेंस के पैसे को तो सेना का दिया हुआ पैसा मत कहो। आपसे करबद्ध निवेदन है। मोदी जी तो हैबिचुअल झूठ बोलते हैं, अमित शाह तो हैबिचुअल झूठ बोलते हैं, आप भी अपना झूठ बोल करके अपना सारा किया कराया खत्म कर ले जी। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत गंभीर बातें हैं कि अगर सेना को राजनीति में इस तरह से लाया जा रहा है कि इंश्योरेंस के पैसे को ये कहा जाए कि सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया दिया गया है, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन हो, राजनाथ सिंह संसद में बोले, सरकार संसद के बाहर क्लैरिफिकेशन दे, ये कहा जाए कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये सेना के विरोधी हैं, ये देश के विरोधी हैं, ये धर्म के विरोधी हैं। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं और इसका नतीजा ये है राकेश पाठक जी कि खुफिया इनपुट के बाद राहुल गांधी के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है और अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की कई टीमें वहां पर तैनात की जाती है। ये कहा जाता है कि दक्षिण पंथी कुछ ग्रुप है जिसको लेकर इनपुट आया है कि उनको खतरा है राहुल गांधी को, वहां हमला हो सकता है। हमने गुजरात में देखा जिस तरह का, जी मैं आ रही हूँ आपके पास, हमने गुजरात में देखा कि जिस तरह का हमला हुआ, फिर राहुल गांधी ने कहा कि देखिए 24 घंटे में ही मेरी बात जो है वो सच साबित हो गई, जो गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुआ। और इस सब के बीच राहुल गांधी जीटीबी में वहां श्रमिकों से मिलते हैं, हाथरस पहुंचकर वहां पर जो पीड़ित है उनसे वहां पर मिलते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री टीम इंडिया के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी राकेश जी। सुरेंद्र जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं? मेरी बुशरा जी आपसे एक गुजारिश है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 4:35 4:40 तक चला जाऊंगा। अच्छा, एक जगह पे जाना है, अगर आप इजाजत दे दें तो प्लीज। माजरत चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए सुरेंद्र जी। और राकेश जी आपके साथ मैं कंटिन्यू करूंगी। आप इस सवाल का जवाब कि इस सब के बीच भी राहुल गांधी लगातार जनता के बीच है,
सवाल ये उठता है कि ये तमाम चैलेंजेस, ये तमाम डर तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि राहुल गांधी खुद कहते हैं डरो मत, लेकिन ये तमाम चैलेंजेस तो उनके सामने हैं। अब ऐसे में किस तरह से आप इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी की पार्लियामेंट में दिया गया वो भाषण इस कदर परेशान कर रहा है बीजेपी को या उन चरमपंथी दक्षिणपंथी ग्रुपों को, जो प्रोपेगेंडा, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि उनके घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इतनी इतनी डर गई है बीजेपी? देखिए, कुछ इनपुट तो होंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, इसी कारण सुरक्षा बढ़ाई गई है। और हम और आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, गांधी परिवार हमेशा खतरे में रहा है, लेकिन डरा कभी नहीं। आप जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को ये रिपोर्ट दी गई थी कि आपकी सुरक्षा में, निजी सुरक्षा में जो सिख जवान तैनात हैं, उनसे आपको खतरा हो सकता है। इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन पर पूरा विश्वास है, मैं इन्हें हटाऊंगी तो अविश्वास का माहौल बनेगा। पर हम जानते हैं अंततः उन्होंने उन्हीं लोगों के हाथों अपनी जान गंवाई, वे शहीद हुए। राजीव गांधी, उनके बारे में सब जानते हैं। श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर जब उन्हें दिया जा रहा था तो एक सिपाही ने बंदूक से उनके ऊपर हमला किया था, उनकी गर्दन पर, उनके सिर पर। इसके बावजूद कोई बहुत एहतियात नहीं बरती गई और अंततः वे भी शहीद हुए। आज गांधी परिवार उस मुकाम पर है जो चुनौती बन गया है वर्तमान सत्ता के लिए। पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने 10 साल लगातार बीजेपी को विपक्ष में बिठाया, और अब राहुल गांधी ने सत्ता को सीधी चुनौती दी है। और उसमें भी जो चुनौती देने का उनका तरीका है, वो सीधे आमने सामने आर पार की लड़ाई का है। वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वैचारिक हमला। राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बुशरा, वे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई तो बीजेपी से लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं चुनाव के मैदान में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे जानते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए, बहुत आगे चलकर बड़ी सफलता के लिए, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कुछ किया है 98 साल में, उसे डाइल्यूट करना है तो सीधे संघ पर हमला करना पड़ेगा। और देखिए, संसद में जिस वक्त वे बात कर रहे थे अहिंसा की, हिंसा की, जब नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कहा कि ये संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, तो फौरन से पेशतर, बिना एक सेकंड रुके, राहुल गांधी ने क्रमशः स्पष्ट कहा, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। ये लड़ाई जब उन्होंने छिड़ी, तब से उनके लिए खतरा बढ़ गया है। हम सब कामना करेंगे कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, इस देश में सब सुरक्षित रहें। जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। लेकिन राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसा तीर है जो तरकश में से निकल चुका है। वो शब्द भेदी बाण की तरह नरेंद्र मोदी की आवाज का पीछा करता रहता है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं, राहुल गांधी का सीधा प्रहार वहां पहुंचता है। आपने 2 उदाहरण दिए कि आज प्रधानमंत्री क्रिकेट टीम से मिल रहे थे, मुझे उसमें भी कोई उज्जर नहीं मिला, लेकिन कम से कम एक बार 125 लोगों की मौत पर, हाथरस के जख्मों पर भी मरहम रख दें। राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी मजदूरों के साथ बैठे हैं, फावड़ा हाथ में लिए हुए हैं, कुदाल हाथ में लिए हैं, रेल की पटरियों पर काम करने वाले मजदूरों के साथ बात कर रहे हैं। विपक्ष के एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जाकर रेल की पटरियों के किनारे मजदूरों के साथ बैठे हैं, फावड़ा कुदाल ले लें, यद्यपि वे बहुत सारे और ऐसे उपक्रम करते हैं। लेकिन राजेश जी, वो उन मुद्दों को उठा तो सकते हैं, वो नीट के बारे में बात तो कर सकते हैं, वो अग्निवीर कहें कि हम रिव्यू करेंगे इसके बारे में बात तो कर सकते हैं, वो मणिपुर की बात तो कर सकते हैं, वो और तमाम जो इश्यूज जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उनकी बात तो कर सकते हैं। उनको तो बात करने तक से गुरेज है। परेशानी ये है, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए बुशरा, प्रधानमंत्री ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि अब उन्हें ये देश सुन नहीं रहा है। संसद में दिए गए दोनों नेताओं के भाषणों का विश्लेषण आ गया है। दोनों के नाम के यूट्यूब चैनल हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के। लोकसभा में दिए गए भाषण को
राहुल गांधी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 10 लाख व्यूज मिल चुके हैं अब तक। नरेंद्र मोदी नाम के यूट्यूब चैनल पर नरेंद्र मोदी के उस भाषण को, जिसमें उन्होंने शोले के डायलॉग सुनाए और बचपन की किस्से कहानियां, बालक बुद्धि, सब कुछ कहा है जो प्रधानमंत्री के स्तर के अनुरूप नहीं है, इसके बावजूद सिर्फ 1,30,000 व्यूज हैं। कहां 10 लाख, कहां 1,30,000। खुद संसद टीवी, जो सरकार का खुद का टीवी है, लोकसभा अध्यक्ष उसके नियंता हैं, उस संसद टीवी पर भी राहुल गांधी को 8 लाख लोग सुन और देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी को देखने वालों का आंकड़ा 70-72 हजार पहुंचा था, हो सकता है बढ़ गया हो जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक भी नहीं सुन रहे बुशरा जी। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी न देख रहे हैं न सुन रहे हैं, और ये कोई प्रायोजित नहीं है। भाई प्रधानमंत्री को अगर प्रायोजित होता तो प्रधानमंत्री कर लेते ना, बोर्ड्स के जरिए बढ़वा लेते यूट्यूब पर अपने व्यूज। लेकिन दोनों के ऑर्गेनिक व्यूज हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बात तो कर सकते थे नीट पर, मणिपुर पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो देश उन्हें नहीं सुन रहा है। देश राहुल गांधी को सुन रहा है, क्योंकि देश की बातें, देश के मुद्दों की बातें नेता प्रतिपक्ष उठा रहा है, इसलिए लोग उसे सुन रहे हैं। एक बड़ी मजेदार बात हुई है, मैंने सुना है किसी बड़े तथाकथित भोंपू मीडिया के चैनल ने कोई शैडो मंत्रिमंडल की बात कही है, प्रधानमंत्री शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को रेखांकित किया है। होना चाहिए, इंग्लैंड में होता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो मंत्रिमंडल होता है, विपक्ष का नेता, उसमें प्रधानमंत्री होता है, सारे विभाग होते हैं। भारत में भी अगर ऐसा कोई छाया मंत्रिमंडल बने तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग कामकाज की समीक्षा करेंगे ना, फिर एक शैडो प्राइम मिनिस्टर जनता के मुद्दों पर बात करेगा, वो घटना स्थल पर पहुंचेगा, वो मणिपुर जाएगा। राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता के रूप में मणिपुर जा चुके हैं, 2 बार हुआ है। अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उससे पहले गए ही थे। हाथरस में वे पहले भी गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी जब वो एक बहन को रात में, आधी रात को जला दिया गया था। तो बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसी भूमिका निभा रहे हैं ये देश देख रहा है, और आगे चलकर ये निर्णायक होंगी दोनों लोगों की भूमिकाएं। तो हम देखेंगे अग्निवीर भी इस पूरे निर्णायक बदलाव में बहुत बड़ा कारण बनेगा। अब भी बनाता है इस चुनाव में। आपने कहा 4-5 राज्यों का नाम लिया, उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य भी जोड़ लीजिए जहां से भी सेना में बहुत लोग जाते हैं। हमारे ग्वालियर चंबल से बहुत बड़ी संख्या में देशभक्ति का जज्बा लेकर लोग सेना में शामिल होते हैं। हर महीने एक शहीद आता है सीमा से अपने गांव शहीद होकर। कुल मिलाकर हम इस आज की बातचीत का लुभाव निकालें तो हम सब चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, कि हमारी पवित्र सेनाओं का राजनीतिकरण न हो, सेना का सम्मान यथावत बना रहे। लेकिन अग्निवीर के नाम पर सेना में भर्ती होने वालों को जब तक ये योजना चल रही है, अगर उनमें से कोई शहीद होता है, सर्वोच्च बलिदान देता है, तो उसे शहीद का दर्जा मिले, उसे मुआवजा मिले, उसे पेंशन मिले। जी बिल्कुल। और सवाल वही है कि जब नोटबंदी की थी तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी की कि उसके नाम पर वोट मांग सके। अब अग्निवीर को भी, अग्निपथ को भी एक फ्लैगशिप योजना बताया गया, और एक ऐसी योजना जो यूके में भी है, यूएस में भी है, जिससे कायाकल्प हो जाएगा, जिससे युवाओं को मौका मिलेगा, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, और फिर वो जवानी में या तो शहीद हो जाएंगे या फिर वो बेकार हो जाएंगे। उसके नाम पर भी उन्होंने कहीं पर वोट नहीं मांगे हैं, बल्कि एक लंबी फहरिस्त है, कुछ आपने ऐड किया और कुछ मैंने, कि जहां पर इनको भारी नुकसान हुआ है। और जाहिर सी बात है, ये कहा था, समीक्षा करने के लिए कहा था राजनाथ सिंह ने, लेकिन संसद में क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे थे, इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और उन्हें सामने आकर ये कहना पड़ा। इसके अलावा जो उनके घटक दल है, खुद जेडीयू तक ने ये कहा था कि अग्निवीर जैसी योजना जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए।
तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनके साथ सत्ता में जो लोग हैं, जो घटक दल है उनके साथ, वो तक भी इसकी मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इससे साफ है कि भले ही कितनी इस पर सफाई देने की कोशिश करें, लेकिन ये गले की हड्डी सरकार की बन चुकी है और उस पर जरूर उनको आगे कुछ फैसला लेना होगा। हालांकि वो जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी इस बात के लिए कि जो उन्होंने कह दिया वो वापस नहीं लेते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां पूरे तरीके से बदल गई हैं। ना तो वो सरकार है, ना वो नरेंद्र मोदी है, ना वो उनका इकबाल है और ना ही वो विपक्ष है। तो ये साफ तौर पर बिल्कुल दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। तमाम जो महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी वीडियोस हैं उनको आप सराहिए, उनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, कार्यक्रमों को भी शेयर करिए, ताकि ये व्यूज, ताकि जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस पर ये क्लैरिफिकेशन, उस पर एक तरह की जो विचार जो यहाँ पर रखे गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और शाम 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी रोज की तरह न्यूज पॉइंट लेकर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।